हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एएससी क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या जो मेटल के साथ कार्बन के पार्ट जुड़े होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुए। तो इनमें स्टेबिलिटी कैसे पाई जाती है, इनके लिए कौन कौन से थ्योरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में वेर्नर्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं वेर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो पहले इसको देखेंगे। तो वेर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस थ्योरी में कहता है कि मेटल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनमें दो तरह की वैलेंसी पाई जाती है। एक वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर के बराबर होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है तो वो लिगेंड पर डिपेंड करती है। जो लिगेंड कनेक्ट करते हैं उस मेटल आयन से, कंबाइन करते हैं या अटैच होते हैं, तो उनके साथ जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो हम लोग लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी metals consist of two types of valency called primary valency and secondary valency. Primary valency is same as shown by metal in its simple charge and it is equal to the oxidation state. Primary सीधे हो गई, जो simple charge में बनता है वही। फिर secondary valency is the valency satisfied towards ligand, से ligand पर depend करती है। Hence it is equal to the coordination number. The ions or groups bound to secondary linkage to metal have characteristic special arrangements corresponding to different coordination numbers. तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड होती है और सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली आपके लिगेंड से रिलेटेड होती है। तो ये था हमारा वेर्नर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट। लेकिन इस थ्योरी से सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था कि कुछ विशेष मेटल्स ही ऐसी प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, ये नहीं क्लियर कर पाता है। फिर उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस सब का क्या कारण था, इसको ये क्लियर नहीं कर पाता है वेर्नर्स थ्योरी। तो अब इसको क्लियर करने के लिए आगे चल करके कई थ्योरी आए, जिसमें आपका VBT था, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद CFT था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर LFT था, लिगेंड फील्ड थ्योरी। और MOT था, यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। तो इसमें हम अपने सिलेबस के अनुसार पहले दो, यानी VBT की बात करेंगे और CFT की बात करेंगे। VBT बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT बोले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहले हम लोग देखेंगे VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो ये थ्योरी कहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके मेन पोस्टुलेट्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। इट्स मेन पोस्टुलेट्स आर, तो पहला कहता है रूल इसका कि मेटल लिगेंड बॉन्ड, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो लिगेंड के द्वारा। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड टू मेटल। ये पहला कंसेप्ट है। इसके बाद आया दूसरा कंसेप्ट उसी में कि मेटल एटम और आयन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल के पास ये लिगेंड जुड़ेगा तो कब जुड़ेगा, जब उसके पास मेटल के पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। और कितना होना चाहिए, तो वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। और इक्वल एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, तो इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स टू बी अटैच। जितना लिगेंड अटैच होना चाहिए उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी अगर वैकेंट ऑर्बिटल के पास है मेटल में तो भी ये जुड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि समटाइम्स अनपेयर्ड n-1d, यानी NS जो होगा उसके पहले वाला n-1d इलेक्ट्रॉन जो है, तो पेयर अप टू क्रिएट एम्प्टी वैक्यूम। तो d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-1d वाले, तो आपस में पेयर्ड हो जाते हैं और कुछ d ऑर्बिटल्स को खाली कर देते हैं, जिससे आपका हाइब्रिडेशन
क्लियर होता है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर DS2 sp3 हुआ या sp3d2 हुआ या फिर DsP2 हुआ या sp3 हुआ, 3 टाइप का हो सकता है। तो द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर, अगर D2 sp3 या sp3d2 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल होगा, अगर DsP2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो वहां पर टेट्राहेड्रल होगा। तो ये शेप के बारे में क्लियर किया कि D2 sp3 या sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल, DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, और sp3 हो तो टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके बाद इफ नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी ये कहता है कि इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में भी कहा कि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है नहीं है तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। इस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में तो आप जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक जो होता है अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और डायमैग्नेटिक डेविएट होता है यानी दूर जाता है, और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो इफ कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा यही, या तो sp3d2 चाहे D2 sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन का। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CML, CML मींस सेंट्रल मेटल एटम, आर पेयर अगेंस्ट हुम्स रूल। जैसे अब इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं तो CO हो जाता है, NO हो जाता है, CN हो जाता है साइनाइड वाला, NO2 हो जाता है, NH3 हो जाता है, EN है। तो उसके बाद वीक वाले कुछ हैं तो सम वीक फील्ड लिगेंड्स आर H2O X नेगेटिव, फिर NO3 नेगेटिव या ROH, RN का ग्रुप क्लियर होता है तो ROH एल्केनॉल बोल सकते हैं उसको। तो ये कुछ हैं जो वीक हैं, और ये ऊपर वाले जो हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड d इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम के पेयर अप होते हैं सूत्र के अनुसार। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। अब देखिए 7 नंबर इसका पोस्टुलेट करता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन्वॉल्व्स इनर n-1d ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। जैसे CONH3 3+, whereas if complex formed involves outer ND orbital for the hybridization, it is called outer orbital और high spin और spin free complex, जैसे कि COF6 तो अब इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे CONH3 की बात करते हैं, इसमें ये कह रहा है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन n-1d ऑर्बिटल के साथ हो रहा है तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और अगर वो आउटर यानी ND के साथ हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो अब कोबाल्ट के दोनों है, CONH3 3+ है और एक COF6 3- है। तो इसमें ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कैसे हैं तो थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देखिए। जैसे ऑर्बिटल जो CO3+ का आयन का होता है तो उसका ये होता है 3D में 6 होते हैं, 4s और 4p आपका वैकेंट है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में इसमें क्या होता है कि ये जो 6 हैं तो ये 3 पेयर में हो जाते हैं, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आकर के पेयर हो जाते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो ये 3D का पार्ट हो गया। और इसमें के दो बच जाते हैं D वाले, तो 2D और 4S और 4P। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन हुआ, इसका 2D बच गया, तो D का 2 हो गया, इसका S लिए, और इसका P में 3 होता है, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया D2sp3। तो यही D2sp3 हाइब्रिड बन जाते हैं। अब इसके दो ये तो पेयर्ड हो गए, और दो इसके और एक ये और 3 ये, टोटल 6 ऑर्बिटल थे। 6 ऑर्बिटल आपस में D2sp3 हाइब्रिड में बन गए। तो ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ CO3+। अब इसके साथ जब NH3 जुड़ता है तो CONH3 होल 6 3+ जो बनता है, तो उसमें ये वाला पार्ट तो जो का त्यों रह गया, और यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, तो इसी में NH3 के जो लोन पेयर हैं आकर के अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 NH3 है, तो ये 6 पेयर देता है, तो ये 6 ऑर्बिटल में 6 पेयर हो जाता है। जैसे यहाँ ये देख सकते हैं कि 6 है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहाँ से आए हैं, तो 6 NH3 मॉलिक्यूल से आए हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो D का 2 कहाँ से आया, इनर वाले में से। बाहर वाला हमारा 4 का था, तो अंदर वाले 3D में से आया है, तो इसलिए हो गया इनर ऑर्बिटल कंप्लीट। और इसी तरह से दूसरी ओर जब देखते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ CO3+ आयन है, ऐसे दिया हुआ है जो ऊपर में है, और यहाँ 4D में भी होता है, तो 4D का भी ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है कि ये ज्यों का त्यों रह गया, इसमें कुछ नहीं हुआ, पेयरिंग नहीं हुआ। और यहाँ 4S 4P और D इसमें के 2 लेकर के, तो 1 और 3 4 और 2 इसमें से लिए गए, तो 6 है, क्योंकि 6 हमको अटैच करना है। तो 6 के लिए इसमें क्या बना कि S P3 और D2, तो इसमें D बाद में आया। यहाँ पर D पहले वाले का था, तो D2 पहले लिखे, तब S लिखे, तब P3 लिखे। और इस केस में क्या है, S आ रहा है, इसके पास P3 आ रहा है, अब बाद वाले का D आ रहा है, तो D2 हो गया। ये हो गया सेकंड के लिए, इसके पार्ट के लिए हो गया। तो इसमें क्या हुआ, अब ये 3 बच गए, और ये 6 मिलकर के sp3d2 हाइब्रिड बन गए, और ये 3D आपका ज्यों का त्यों बच गया। अब इसका जब कंपाउंड बनता है COF6 इसमें आकर के अटैच होता है, तो यहाँ पर 3-, तो अब यहाँ पर ये तो ज्यों के त्यों रह गए, और ये 6 पेयर जो है, तो यहाँ पर जो F- आयन जो दिया गया था, तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 फ्लोराइड आयंस, यानी F- आयन से आए हैं। तो यहाँ पर 6 से लिए गए हैं, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर और 6 पेयर बन गए, और ये आपका 4D ज्यों का त्यों लग गया। तो इसमें हमने देखा क्या कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 6 ऑर्बिटल्स का ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिसमें 2 D के हैं और 1 S का है, 3 P के हैं। लेकिन D जब पहले वाले में से लिया गया, 4 था तो 3 में से लिया गया, तो इसको D2sp3 बोलेंगे। आज जब वही बाद वाले में से लिया गया, 4D में से लिया गया, यानी ND में से लिया गया, N यहाँ पर 4 है, तो उसको sp3d2 बोलेंगे। तो अब देखिए दोनों के नेचर में मैग्नेटिक, इसको तो इनर बोले, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोले, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी अंतर है। इसमें आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमैग्नेटिक होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। और इसका कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए √n इंटू n+2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो √4 इंटू 4+2 यानी 6, तो √24 हो जाएगा। तो √24 का आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.9 bm आएगा। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, ये आपका डायमैग्नेटिक हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम लोग उसके मैग्नेटिक नेचर को भी क्लियर कर सकते हैं इस थ्योरी के अंदर। अब इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं। कोई भी थ्योरी बनती है तो उसमें कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो इस लिमिटेशंस की चर्चा हम लोग 1 बाय 1 कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंट बॉन्ड थ्योरी। पहला कहता है कि इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसमें कौन लिगेंड वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है इसका पता नहीं चलता है। फिर इट वुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज। ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले, तो प्रायः कुछ न कुछ कलर देते हैं, स्पेसिफिक कलर। तो वीबीटी के माध्यम से हम लोग उसके कलर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। फिर तीसरा है कि लिमिटेशन की डज नॉट गिव इन एन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली कैसे स्टेबल हैं, कम स्टेबल हैं, लेस स्टेबल हैं या मोर स्टेबल हैं, इन सब के बारे में यानी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में ये कुछ नहीं बताता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा। ये मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा का क्वांटिटेटिव ये नहीं दे पाता है। और इट फेल्स टू एक्सप्लेन रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट शेप्स बनेंगे, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, तो उसके क्या एनर्जी का लेवल होगा इसके बारे में ये नहीं बता पाता है। इट फेल्स टू प्रिडिक्ट टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का जैसे नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो उनका शेप स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो किस केस में टेट्राहेड्रल होगा और किस केस में स्क्वायर प्लेनर होगा इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाता है। फिर इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एजम्पशंस। इसमें कई एजम्पशंस दिए गए हैं कि ये होता है, ये होता है, तो इसमें एजम्पशन ज्यादा हैं, तो ये भी इसका लिमिटेशन है कि एक्चुअल फैक्ट पर नहीं होकर के बहुत सारे एजम्पशन, रिस्ट्रिक्टेड एजम्पशन दिए गए हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल्स देखा, उसके पोस्टुलेट को देखे, इसके पहले वेर्नर्स थ्योरी को देखे, फिर वीबीटी में क्या लिमिटेशंस है इसकी चर्चा किए। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के चर्चा करेंगे, उसके पोस्टुलेट्स को देखेंगे, उसके डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे और उसके बाद के आगे के टॉपिक की बात करेंगे। लगता है कि 2 या 3 वीडियो में, 2 वीडियो में पढ़े इसका कंप्लीट होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का और इंटेक्स्ट जैसे हम लोग पहले चैप्टर में देखते आए हैं वैसे ही देखेंगे, तब हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा। तो वीडियो को आपको देखने में कैसा लगा, वीडियो आप देखें तो आपको अच्छा अगर लगा तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और जब नए हैं तो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो आपके 12th के मैथ के पूरे वीडियो रिलेशन फंक्शन को छोड़ करके अपलोड कर दिए गए हैं। और ये आपका चैप्टर का लास्ट चैप्टर चल रहा है फर्स्ट पार्ट का बुक एनसीईआरटी का, तो इसके डिफरेंट वीडियोज को आप देखें, अपनी तैयारी को अच्छे करें, परफेक्ट करें, कंसेप्चुअल तरीके से समझें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें या जो भी आप कंपटीशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। और जो आप इसमें सुधार चाहते हैं वीडियो में, जो कुछ आपकी कमी रह जाते हैं या कुछ अगर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपको थंबनेल पर, उससे जुड़ करके बताएं ताकि हम आपका अधिक से अधिक कोऑपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।